हेलो मित्र, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो नई सीरीज़ चल रही है दिसंबर एग्ज़ाम के लिए, आप उसको अच्छे से देख रहे होंगे, वाचन कर रहे होंगे, अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है यूनिट 10 माटी की मूर्ति से चल रही है, जिसमें आज हम भाग 8 लेकर आए हैं। इससे पहले हम भाग 7 करा चुके हैं। उन भागों के नाम हैं, पहला है रजिया, दूसरा है बालदेव, तीसरा है सरजू भैया, चौथा मंगर, पांचवा रूपा की आजी, छठा देव और सातवां है बाल गोविंद भगत। तो आज 8वां जो रेखा चित्र है आपका भोजी, भाग 8। आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। हमारे लेखक क्या कहते हैं, इस पर क्या टिप्पणी करते हैं। देखिए, भोजी हमारा भाग 8 है। इससे पहले हम भाग 7 करा चुके हैं, जाकर आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं भोजी के बारे में। कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में पहले पहल उस दिन पालकी पर बैठा था, भैया की शादी होने जा रही थी। मैं सहवाला था, पालकी पर भैया थे, मैं था, यानी पालकी पर भैया थे, मैं था। 4 मुस्टंडे कुहार हमें ढोए जाते, पालकी के भीतर चमकीले गुच्छे लटक रहे, ऊपर कार चौबी का उकाम चमक रहा, आगे आगे पीछे बाजे बज रहे थे, जैसे ढोल, शहनाई, बांसुरी, ताशे, सिंघा, ठीक है, यानी ताशे, सिंघा, सबको मिलाकर अजीब, यानी सबको मिलाकर एक अजीब ढंग का शब्द हो रहा था। बगल में बल्लम लिए और पताका फहराते पायक चल रहे थे। यानी बगल में क्या है, वो पताका फहराने वाले पायक होते हैं जो बम आतिशबाजी छोड़ा करते हैं। अब वो पताका फहराए, यानी पायक चल रहे थे बगल में। उसके बगल में क्या था, हमारे बादल ठाकुर हज्जाम, हम पर यानी चवर डुला रहे थे। चवर मतलब जैसे पंखा होता है ना, राजा महाराजा के बराबर में पंखा हिलाते हैं, ऐसे। घोड़े तो सवारों को लेकर सर से आगे निकल गए। मतलब घोड़े क्या है, वो तो तेज़ी से दौड़कर चले गए थे। और हाथी की घंटे हमें सुन रहे थे, तो हाथी की जो घंटियाँ थी वो पीछे से सुनाई दे रही थी। भैया सजाए जाए थे, यानी भैया क्या हैं, सजे जाए थे, रंगीन चमकदार कपड़े पहने, सिर पर जरी की टोपी दिए, उनके मस्तक पर चंदन की अजीब छाप थी, आँखों में काजल था, एक रुमाल से वह यानी मसें भीगी हुई हैं, जिन पर अपने उन अधरों को ढपे हुए थे। ना जाने भैया के मन में क्या क्या भाव उठ रहे थे। तो भैया के मन में ना जाने क्या क्या भाव उठ रहे थे ये दृश्य को देखते हुए। किंतु मैं तो मस्त था, यानी मैं तो मस्त था अपनी मस्ती में और अपनी इस पहली बारात यात्रा पर। यानी लेखक बड़े मस्त थे अपनी इस पहली यात्रा पर, यानी बाजे गाजे पर। हाँ, कभी कभी सोचता, भोजी भैया से पहले तो मैं देखूंगा ना। लेखक सोचते हैं कि अरे भोजी को तो मैं भैया से पहले देखूंगा। और शाम को बारात दरवाजे लगी। अच्छी बारात थी। अच्छा परीक्षावन हुआ, यानी अच्छा परीक्षावन हुआ। चूने से पुता हुआ भैया का ससुराल का वह खपरेल मकान कोलाहल से यानी फटा जा रहा था। दरवाजे के भीतर हिस्सों में दरवाजों के भीतरी हिस्सों में स्त्रियों का एक अच्छा खासा झुंड भैया का यानी चुमावन कर रहा था। भैया के हाथों में पान सुपारी रखे गए, रुपये रखे गए, दही की छोटी मटकी रखी गई। और भैया की इस आवभगत पर मेरे मन में कुछ ईर्ष्या जागी ही थी कि एक युवती मेरे गाल पर दही लगाकर ठंडी पड़ी और हंसी की एक तरंग सी उठ गई। यानी सभी स्त्रियां नहीं, युवतियां ठाके मारकर जोर जोर से हंस रही थी। और इस हंसी के साथ हमारे कानों में अट्टहासों का एक हुजूम आकर टकराया। जब हुजूम टकराया तो दरवाजे के बाहरी हिस्से में, तो जो दरवाज़ा था उसके बाहरी हिस्से में शरारतियों और बारातियों में, यानी
सरातियों और बारातियों में दिल लगियाँ चल रही थी। दोनों पक्ष जवानदारजी से नहीं, अट्ठासों के ज़ोर से एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत देर तक हंसी होती रही, किंतु अंत में हंसी में तनातनी हो गई। माखन में मानो रेत मिल गया हो, ऐसी तनातनी हो गई कि माखन में रेत मिल गया हो। और बारात में मेरे फूफा जी आए हुए थे। तो बारात में लेखक के फूफा जी आए हुए थे और मेरे फूफा जी यानी गोरे खूबसूरत नौजवान थे। चंपारण में उनका घर था, ठीक है, चंपारण में उनका घर था। और उस ज़माने में उनके यहाँ सिर पर जुल्फ रखने का रिवाज था। तो हमारे फूफा जी के यहाँ पर क्या है, सिरों पर जुल्फ यानी केस रखने का शौक था। यानी शौकीनी नौजवान सिर पर लंबे घुंघराले बाल रखते, जिन्हें कंघी से 2 हिस्सों में बड़ी सुंघाई से बांटते रहते। और भैया की ससुराल का गांव संस्कृति के लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ था, इसमें तो शक ही नहीं। फूफा जी के इन बालों पर किसी ने भद्दा मजाक कर दिया। अब इसमें कोई शक नहीं है, फूफा जी के बालों को देखकर किसी ने मजाक किया और फूफा जी एकदम शरीफ थे, बिल्कुल चुप रहे। किंतु हमारे पक्ष वालों ने इसे बुरा मान लिया। क्योंकि फूफा की हम बेइज्जती नहीं देख सकते थे और उनके अपमान को अपने सर्वश्रेष्ठ आदरणीय अतिथि का अपमान समझा। और बात बात बढ़ गई। किसी ने गुस्से में कह दिया, यानी बारात लौटा ले चलो। फिर क्या था, एक अजीब हुड़दंग मच गया। यानी बारात लौटने तक की बात आ गई और एकदम हुड़दंग मच गया। चलो चलो और घरों का दौरा हुआ। घोड़े वाले तो दौड़ कर निकल गए। हाथी को लोगों ने लट्ठे से ढेर किया। बाराती सराती इस तरह से मिल गए कि समझ में नहीं आता था कौन क्या है। हमारी पालकी एक अजीब ढंग से चक्कर काट रही थी। कभी एक पक्ष उसे 10 गज आगे खसीट ले जाता, तो कभी दूसरा पक्ष 10 गज पीछे। यानी बेचारे कहार हक्के बक्के बने हुए थे। और कभी कभी मैं पालकी में ही लाठियों की खटखट सुनता। और यह अजीब बारात है, पहली ही बारात का यह अजीब अनुभव। खैर थोड़ी देर में फिर शांति हुई। मेरे बाबा बड़े ही शांति चित्त व्यक्ति थे। उन्हीं के प्रयत्न से शांति हुई। बारात जनवासे में आई। जब सब लोग निश्चिंत हुए, बाबा को कहते सुना, यानी बुरी जगह पोते की शादी की। मैंने क्या है, बुरी जगह पोते की शादी की। भगवान इनकी छाप इसे इनके बाल बच्चों को बचाए। यानी भगवान इनकी छाप से इनके बाल बच्चों को बचाए, ये बाबा जी कहते हैं हमारे। देखिए, भारतीय परिवार में भोजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का है, ठीक। और धधकती हुई बालू की लूल लपट में दिन रात चलते जब मुसाफिर दूर से एक खजूर की हरी फुगनी देखता है, उसकी आंखें ही नहीं तृप्त हो जाती, उसके शरीर का रोम रोम पुलकित और उसकी सिराओं का एक एक रक्त बिंदु नृत्यशील हो उठता है। कुछ क्षणों के लिए उसका सारा जीवन हरितमाम्य हो जाता है। खजूरों की उस झुरमुट में वह मीठे फल और मीठा पानी पाता है। एकाध दिन वही रहकर वह आनंद मनाता है। कौन? मुसाफिर। इसके बाद में क्या होता है, देखिए, रक्त संचय करता है, फिर ताजगी और नई उमंग लेकर आगे बढ़ता है। आगे जहाँ फिर वही आनंद बालू का राशि, यानी आनंद के बाद में क्या है, फिर वही बालू का राशि। और भारतीय जीवन में यह जो रूखा सूखापन सर्वत्र दिख पड़ता है, उसका कारण ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। यानी जो रूखा सूखापन है उसमें मैं कोई दिलचस्पी नहीं लेता, ये लेखक कहते हैं। लेकिन आप जिधर जाएं इधर उधर जिधर नज़र दौड़ाएं उसका राज्य साम्राज्य पाएंगे। यानी
खिंचा खिंचा चेहरा, रसीन नैन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुर्दों सा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा। इसके बाद में लेखक कहते हैं कि जो काम यानी जो कम बोले, हंसे नहीं, मुश्किल से मुस्कुराए नहीं, हमेशा हमेशा इर्द गिर्द यानी मुहर्रम का वातावरण बनाए रहे, उसकी सज्जनता और शिष्टता की प्रशंसा होती है। ठीक है, होती है। इसके बाद में क्या है, होती है जिसकी, देखिए कहते हैं जिसका खेल कूद में मन लगा, गाने बजाने का शौक हुआ या नाट्य प्रहसन की और जिसकी प्रवृत्ति हुई, बस वह लोगों की नज़रों से गिरा। यानी मानता हूँ हम होली खेलते हैं, विजय मनाते हैं और दीपावली सजाते हैं, किंतु वे हमारी ज़िंदगी के यानी पासिंग फेज़ हैं। और हमारी जो ज़िंदगी है, देखिए हमारी ज़िंदगी के साथ यानी हमारी ज़िंदगी के साथ नत्थी है। क्यों? क्योंकि 12 मासा मुहर्रम और मनहूसियत मुर्दनी परिवार को ही ले लीजिए। यानी पति अपनी पत्नी से बचे फिरने की कोशिश करता है। पत्नी की शर्म या संकोच का क्या कहना, यानी चुप चोरी से मिलो, होठों से बातें करो और देखो हंसी घूंघट या रुमाल से बाहर न निकले। यानी बेटे अपने माता पिता के सामने हंसना इठलाना बुरा समझते हैं, और किसी के घर में अगर कोई वृद्धा पितामह बचे हैं तब तो मानो सबके मुंह पर ताला लग गया है। जवान बहनें भाई के सामने आने जाने में संकोच करती हैं, तो भाई भी उनसे अलग अलग रहने की कोशिश करता है। ठीक है। अब देखिए छोटे भाई की पत्नी, कहते हैं कि छोटे भाई की पत्नी की छाया बड़े भाई पर नहीं पड़नी चाहिए। बहुएं सास को देखते ही सहम उठती हैं। जेठानी सास नंबर 2 का काम करती हैं। जो लड़की हंसती खेलती चुहले करती या तेज़ी से चलती हैं, उनकी ज़िंदगी मुहाल तिरिया चंचल अति बुरी। क्या कवि गिरधर दास नहीं कह गए हैं? और इस तरह के निरा आनंद और निष्पन्द जीवन में भोजी की स्थिति सचमुच आरंभ में हरा भरा और नखलिस्तान, घर भर में और कहीं जो कुछ हो, जहाँ भोजी वहाँ विनोद और व्यंग हमेशा मंडराया करते हैं। यानी जहाँ भोजी होगी वहाँ यानी विनोद और व्यंग्य मंडराते रहते हैं। और कहते हैं देखिए रंग यानी मंडराया करते हैं। रंग जहाँ तरंग पैदा करता है, किशोरी नंदे और नौजवान देवरों का जमघट हा हा ही हू और लपट झपट उठा पटक, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ भी जहाँ अपने को रस में सारोबार करने से बाज नहीं आते हैं। देखिए भोजी आई मेरा घर भी आनंद कुंज बन गया। और भोजी अभी बिल्कुल किशोरी थी। उनके अधरों पर पूरा रस नहीं आया था। ठीक है, उनके अधरों पर पूरा रस नहीं आया था और उनके अंग अभी पूरे भरे नहीं थे। तो भोजी के उनके अधरों पर अभी पूरा रस नहीं आया था, उनके अंग अभी पूरे भरे नहीं थे। और लंबी पतली छड़ी सी हमारी भोजी थी, लेकिन सोने की छड़ी नहीं थी। और इसे कहने में मैं संकोच नहीं करूँगा, उनका वर्ण द्रविड़ आर्य रक्त के सुंदर सम्मिश्रण का नमूना था। और वर्ण ही नहीं, गठन भी, यानी उन्नत ललाट भवे उठी हुई पतली काले बालों में घुंघरालापन जब उन्हें खोलती तब अजीब लहरदार मालूम होती। और वे यानी गिरदावों से भरी यमुना की धार। और नाक ललाट के नज़दीक जाकर जरा चिपक सी गई थी। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं किंतु उनका अग्रभाग काफ़ी सुंदर मोहक, होठ कुछ मोटे किंतु चिबुक का
रसीलापन इनके इस किवचिंत ऐब को ढक देता, और उन होठों के भीतर जो पंक्तिबद्ध सुंदर चमकीले दांत थे, जब भोजी हंसती सचमुच मोती झरने लगते। और मुझे अपने बचपन में तो ऐसा ही मालूम होता था। देखिए, उन्होंने भोजी की जो आकृति है उसका वर्णन किया है। थोड़े ही दिन में, आप कहते हैं, देखिए, थोड़े ही दिन में भोजी ने सबको अपने स्नेह में, यानी अपने स्नेह सूत्र में बांध लिया। घर की बड़ी बूढ़ियों की भी वही प्रशंसा पात्र बन गई। यानी भोजी उनका सेवा सत्कार करती, उनके आदर्शों को सिर आंखों पर लेती। भोजी में हुनर भी अच्छे थे, यानी वह बढ़िया सिलाई करती, कशीदा काटती, और जब खाना बनाने लगी उनकी तारीफ और बढ़ गई। अच्छा खाना ही नहीं बनाती, बहुत ही बढ़िया ढंग से परोसती, यानी परोसने की भी एक कला होती है, और यह भोजी ने सिद्ध कर दिया। और भोजी की तारीफ़ें होती भैया की माँ, यानी भैया की माँ मेरी चाची, भैया की जो माँ थी मेरी चाची, फूली नहीं समाती। और ऐसी सुंदर सुडौल पतोहू पाकर भला कौन सास अपने को, यानी कृतकृत्य नहीं समझेगी? बताइए। ये लेखक कहते हैं, और कहते हैं लेखक क्या, देखिए कहते हैं कौन नहीं, यानी समझेंगे। तो इसके बाद में देखिए, भोजी का घर हम देवरों का कैली भवन था। यानी जो ही गांव की पाठशाला से छुट्टी मिली और हम दौड़े दौड़े भोजी के घर घुसे, और भोजी हंसकर हमारा स्वागत करती, यानी जल पान कराती, सुपारी लौंग देती, जिनमें मुनक्के भी मिले होते। भोजी से गप्पे लड़ाती, यानी भोजी से गप्पे लड़ाती, खेल होते, दिल लगियाँ होती, गालियाँ होती, हाथापाई और यानी धमा चौकड़ी भी। भोजी अभी किशोरी ही थी, और हम कई देवर मिलकर उन्हें पराजित भी कर देते। कभी कभी हम मौज में आते तो उस छोटे से घर में ही, यानी आँख मिचोलियाँ भी खेलते। और गृहस्थ का घर था लंबा चौड़ा, अलग यानी अगल बगल जगह जगह अन्न रखने की मिट्टी की कोठियाँ पड़ी थी, ऐसा उनका घर था। और देखिए, एक कोने में एक बड़ा सा काठ का संदूक था। हम उन्हीं की आड़ में छिपते छिपते एक दिन मुझे एक नई बात सूझी, और मैं एक कोठरी पर चढ़कर घर की मोटी धरन पर जा छिपा। भोजी घर के कोने कोने में खोज कर हार गई, यानी कोठियों की ओट में, संदूक के पीछे और नीचे में नहीं मिला, तो उन्होंने कोठियों के पेट में भी झांकना शुरू किया। और इसी समय मैं धरन पर से अट्टहास कर उठा। वह चौंकी, चकित हुई। तब तक मैं कोठी पर होते उनकी गर्दन पर था, और वह मुझे लिए दिए खाट पर आ रही। हंसते हंसते हम दोनों के पेट में गुदगुदी लग गई थी। और उस साल जो पहली होली आई, उसकी बात मत पूछिए। यानी बसंत पंचमी से होलिका दहन तक 1 महीना 10 दिन तक हम रंग में सारोवार थे। हम रंग में क्या थे? सारोवार थे। और कहीं से खेलते कूदते आए, या तो भोजी ने ही हमारे गालों में यानी हुदक्का दे दिया, या हमने ही उनके गालों पर अबीर मल दी। तो खासकर अबीर एक ऐसा रंग होता है जो अक्सर होली पर ही प्रयोग किया जाता है, यानी अबीर मल दी। और ख़ास होली के दिन पहले तो हमने उन्हें खूब मिट्टी पानी से यानी चहबोज किया, और दोपहर के बाद बिल्कुल रंग में ही जैसे डुबो दिया और दोपहर के बाद। और गांव भर की नंदे और देवर आए थे। सब ने अपने मन के अरमान निकाले। सबकी खातिर बात भौजी ने उसी प्रेम भाव से की। सबकी जान पर भौजी की तारीफ़ थी, यानी सबकी ज़बान पर क्या है? भौजी की तारीफ़ थी। और लोग यह भूल ही गए कि भौजी उस गांव से आई है, और जिसकी निंदा
करते ही सभी बाराती लौटे थे। ये सब उसको भूल गए होली के दिन और सब प्यार में मस्त मगन थे, आपस में होलियाँ खेल रहे थे। इसके 10 बरस बाद की बात। अब देखिए 10 बरस की बात बताते हैं, होली के 10 बरस की बात बताते हैं हमारे लेखक कि मैं अब शहर में पढ़ता हूँ, कभी कभी ही घर पर जाना होता है और घर भी वह पुराना घर नहीं रह गया, समूचा सिराज बिखर चुका है। एक ही घर में कई चूल्हे जल रहे हैं, आपस में बाट बखरा हो चुका है। चाचा और भैया भी खुदा हो चुके हैं, यानी चाचा और भैया खुदा हो चुके हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है। भोजी भी हमसे अलग है। उनकी सास मेरी चाची, यानी उनकी सास मेरी चाची मर चुकी हैं। ठीक है, अब भोजी ही देखिए, अब भोजी ही अपने एक मिनट अब क्या है, भोजी ही अपने घर की मालकिन है। ठीक है, अब भोजी ही क्या है, अपने घर की मालकिन है। उनकी गोद में एक बच्चा है, और मेरा प्यारा भतीजा। लोगों के चूल्हे ही नहीं अलग हुए हैं, दिल भी जुदा हो चुके हैं। ना वह प्रेम भाव, ना वह शील स्वभाव, सारा घर कलह में फंसा हुआ। ठीक है, सारा घर क्या है, कलह में फंसा हुआ है। और मर्द तो भर दिन काम धंधे में फंसे रहते हैं, अलग अलग खेती खलिहानों में लगे रहते हैं, किंतु औरतें तो एक ही आंगन में रूटीन के 2-4 काम खाना बनाना आदि करती और बाकी समय में यानी हुक्का पी कर झगड़ती। खाना बनाते समय भी उनके मुंह बंद नहीं रखने की, यानी खाना बनाते समय भी उनके मुंह बंद रखने की तो कोई ज़रूरत नहीं होती। यानी कलह सारा घर जैसे नरक बन गया। यानी कलह में क्या है, सारा घर नरक बन जाता है। फिर क्या होता है, बन गया। और घर के कुछ बुजुर्ग जैसे बाबा या बड़े चाचा खाने आते तो कुछ देर के लिए जैसे विराम संधि हो जाती, नहीं तो कलह का चरखा दिन रात चला करता। हाँ, निंद्रा माई भले ही उसमें कुछ घंटों का व्यवधान कर दे, मतलब उस कलह में क्या है, जो नींद है वो कुछ विश्राम कर देती है, अन्यथा पूरे दिन रात क्या है, कलह चलता रहता है। और इसी कलह में भोजी का स्थान कुछ पूछिए मत। यानी खानदान और प्रारंभिक वातावरण का क्या असर होता है, स्पष्ट देखिए। यानी 10 वर्षों तक जो बारूद राख के नीचे ढपी थी, वह अचानक विस्फोट कर उठी। यानी जिस मुंह से कभी फूल झरते थे, अब उससे विष बुझे तीर निकलते। यानी भोजी की गालियाँ अरे कलेजे को भी जैसे आर पार कर जाए। स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, भाभी का दर्जा माता का दर्जा। यानी स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, भाभी का दर्जा माता का दर्जा। नई रोशनी की पुस्तक में मैंने पढ़ा था। फिर मैं एक दिन धीरज खो बैठा। मैं घर की इस कलह से दूर रहने की कोशिश करता और भोजी के बच्चे को दिन भर कंधे पर लिए चलता। और मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि भोजी के बाणों का निशाना मुझे भी होना पड़ेगा। किंतु यह क्या उस दिन मैं खाने गया और देखा आंगन में कोहराम मचा है। और मैंने धीमे से भोजी से कहा, थोड़ी देर मेहरबानी कीजिए और फिर इस घर को नर्क तो रहना ही है। बस फिर क्या था, भोजी बरस पड़ी और एक पर एक ऐसे तीर ताक कर कलेजे में मारे कि मैं आपे में नहीं रहा। यानी क्रोध में पागल हो बेहोशी में क्या करने जा रहा था, तब तक यह पता चला जब देखा भैया मुझे पकड़ते हुए और भोजी घर के किवाड़ बंद कर यानी चित्कार कर रही हैं। और यह देखिए, यह नहीं कि भैया मुझसे झगड़ा कर रहे थे या भोजी पर मैंने हाथ छोड़ा था। अरे मुझे अपनी ओर बढ़ते देखकर पहले तो उन्होंने ताने पर ताने दिए, जैसे मैं उनसे रुक जाऊंगा, और फिर भागकर घर में बंद हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला पड़ी, जैसे मैंने उन्हें
पीटा ही हो। हल्ला हल्ला सुनकर भैया दौड़े हुए आए थे और अब मुझे आंगन से बाहर ले जाने की कोशिश में थी। और निसंदेह मैं अपने इस गुस्से पर शर्मिंदा था। यदि भोजी ने अपना बचाव ना किया होता और वक्त पर भैया नहीं आ गए होते, ठीक है, वक्त पर भैया नहीं आ गए होते तो मुझसे कुछ अक्षम्य अपराध हो गया होता और इसका प्रभाव घर पर क्या पड़ता, यानी कह नहीं सकता। इसका प्रभाव घर पर पड़ता ये मैं कह नहीं सकता। किंतु इस घटना से मैंने एक सबक सीख लिया। यानी जो ही घर का सूत्र मेरे हाथों में आया, मैंने अपने परिवार को उस घर से अलग करने का निश्चय कर लिया। यानी अलग मकान बनाया और उसी में चला आया। लेकिन थोड़े ही दिनों में मैंने देखा भोजी साधारण स्त्री नहीं है। यानी अब तब वह वहाँ आकर भी अपने दिल का बुखार उतार जाते हैं। यानी गांव ही छोड़ देना पड़ेगा। यानी कभी कभी मैं सोचता और शायद वही करता अगर एक और बात नहीं होती। और ख़ास उसी बात के लिए आज ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। नहीं तो अपनी स्वर्गीय भोजी की जग हंसाई के लिए अपनी कलम उठाने से पहले उसे तोड़ देना मैं पसंद करता। वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए ही उठती है। हमारे एक दोस्त थे, यानी एक संपादक दोस्त, कट्टर राष्ट्रीयतावादी थे और हम समाजवादी। हम कैसे थे? समाजवादी। अंततः ऐसे मौके आते ही रहते थे कि हमसे नाराज़ होकर अपने पत्र के कॉलमों में हमें खरी खोटी सुनाने में यानी सर्फ करते और उनकी निर्मम आलोचनाएं हम तिलमिला उठते थे। हमारे मित्र ऐसे थे, जब हम से नाराज़ होते थे तो अपने पत्र में वो एक कॉलम में हमें खरी खोटी सुनाते थे, ऐसी आलोचनाएं करते थे कि हम दुखी हो जाते थे। किंतु यह देखा है, जो ही सरकार ने हम पर प्रहार किया या किसी दकियानुसी अखबार ने हमारी निंदा की, बस उनकी आलोचनाओं की बैटरी उस ओर मुड़ी, मानो उनकी दलील हो। ये हमारे हैं, हम इन्हें गाली दें या पुचकारें। देखिए उनके लेखक के संपादन क्या कह रहे हैं, अरे ये हमारे हैं, हम इन्हें गाली दें या पुचकारें, भला तुम कौन होते हो इनकी और आँख उठाने वाले। कितना अच्छी बात कही है। भला तुम कौन होते हो, हम गाली दें, ये तो हमारे अपने, हम गाली दें, कुछ भी करें, तुम कौन होते हो उनकी तरफ आँख उठाने वाले। और कहते हैं कि आँख उठाओगे तो उसे फोड़ दूंगा। हाँ, कुछ इसी जोश खोश से वह टूटते हैं। यानी उनकी और यह कहना तो फिजूल ही है कि व्यक्तिगत सुख दुख में वे इस तरह हमारे शरीक होते हैं कि यह कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि वह हमारे तीव्र आलोचक भी रह चुके हैं। यानी मेरी भोजी की भी यही हाल थी। यानी मेरी भोजी का भी यही हाल था जैसे मेरे मित्र का था। वह हमें गाली देती, हमसे झगड़ा करती, हमारी ज़िंदगी हराम किए रहती। किंतु मान लीजिए वह बक झक कर रही हो कि उन्हें खुश करने या उत्साहित करने को कोई स्त्री बीच में टपक पड़ी और हमें खरी खोटी सुनाने लगी। और फिर क्या, भोजी झट उस पर यानी उलट पड़ी। क्या कहा भोजी ने? यानी किसने तुमसे कहा मेरे बीच में पढ़ो? तुमसे किसने कहा मेरे बीच में पढ़ो? अरे बुरे हैं और हम, यानी बुरे, अरे कहते हैं कि वे बुरे हैं और वो तो बुरे हैं और तुम हट मेरे सामने से। यानी सूप हंसे छलनी को, कहती है कि सूप हंसे छलनी को जिसमें सहस्र छेद।
यानी सूप हंसे छलनी को जिसमें सहसर छेद, और मैं तुम्हें नहीं जानती डायन कहेंगी, मैं तुम्हें नहीं जानती डायन कहेंगी। देखिए कैसे शब्द कहती है अपने देवर के लिए, किंतु मुझ पर तुम्हारा डायनपन नहीं चलेगा, और मैं निकाल दूंगी आँख, आँख खींच लूँगी जीभ, यानी निकाल लूँगी आँख और खींच लूँगी जीभ, और यानी ओझा बुला के नंगी नचवा दूँगी, और मैं नहर में नहीं, यानी मेरे नहर में है, ठीक है, मैं तुझे नंगी नचवा दूंगी और मेरे नहर में है, मतलब मेरे बस में है। यानी एक ओझा की जिससे देखते ही डायनें कपड़े खोल देती हैं, यानी एक ओझा ऐसा था कि जिसे देखते ही औरतें क्या हैं, कपड़े खोल देती हैं। हाँ वे बुरे हैं तो तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं समझ लूँगी उनसे, और मैं दवेल हूँ जो किसी की मदद खोऊं, मैं दवेल हूँ क्या, और निकल यहाँ से। यो ही क्या ना बकने लगी, और वह बेचारी भोचक चुपचाप रफू चक्कर हुई, और नहीं तो हमसे यानी झगड़ा छूटकर उसी से जा जुटा, और इन जवान के झगड़ों में कौन उनसे पार पाए, यानी इन जवानों के झगड़े में जो जवान मुँह से जो भाषा है उससे कौन पार पा सकता है, लेखक कहते हैं। और कहते हैं फिर ज्यों ही कोई व्रत त्योहार आया कि पूरी विश्राम संधि हो गई, यानी यूँ तो भोजी का वदन इस तरह का कसा हुआ था कि वह हमेशा ही अपनी उम्र से छोटी दिख पड़ती, यानी 40वें वर्ष में भी चेहरे पर आओ, दांत में चमक, छाती पर उभार, चाल में मस्तानापन, किंतु व्रत त्योहारों में अपने को यानी सज धज कर रखने से कभी ना चूकती। होली में तो जैसे पागल हो उठती, अपने अधवयस्क चिंता से जर्जर देवरों को खोज खोज करके बुलाती, हाथापाई करती, कीचड़ में उन्हें नहलाती, और स्नान आदि के बाद उन पर अबीर व अवरख डालती, और ऐसी एक ही होली की मुझे याद नहीं, यानी ऐसी एक भी होली की मुझे याद नहीं जब भोजी के हाथ से मिट्टी पानी यानी अबीर अवरख पाने की, मालपुए और गुलगुले खाने का मौका नहीं मिला हो। यानी भोजी का बेटा शाना हो चला था और लड़की भी काफ़ी बड़ी हो चली थी, और मैंने एक बार कहा, भोजी अब इन बच्चों को होली खेलने दीजिए, हम आप देखा करें। यानी भोजी बोली, वाह बबुआ, जवानी ढल गई तो क्या मन भी डल गया, यानी बच्चे अपनी होली खेलें और हम अपनी खेलते हैं, उनके अपने दिल और हमारे अपने दिल। यानी भोजी का रुआव सा, यानी भोजी का यानी रोम हंस रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या है, और बच्चों से देखिए कहते हैं कि और बच्चों से उनका कितना स्नेह रहता था, यानी इन झगड़े झमेले के बीच भी मेरे घर आती और मेरे बच्चों को यानी उपटन और तेल लगाती, काजल लगा जाती, उन्हें गोद में लेकर यानी खिलाती, हंसती, और एक बार देखा मेरे बच्चे को गोद में लिए उनकी माँ से झगड़ रही, और जो ही बच्चा रो उठा झट अपना स्तन उसके मुंह में दे, यानी झट अपना स्तन उसके मुंह में रख देती। और एक दिन इसी तरह का उनका कलह मेरी रानी से चल रहा था, यानी एक दिन उनका कलह भी क्या मेरी रानी से चल रहा था कि मेरे बड़े बच्चे के रोने की आवाज़ आई, और झगड़ा छोड़ यह कहती हुई दौड़ी, यानी किसने मेरे बच्चे को मारा, यानी बाज सी झपटी उसी और क्या है, कहती हुई कि मेरे बच्चे को किसने मारा, बाज सी झपटी उसी और जिस और बच्चा रो रहा था, और गई मैंने देखा बच्चे को लिए दौड़ी आ रही है, यानी बच्चा जोर से रो रहा था, उसे बिढ़नी ने डंक मारा था, और बच्चे को मेरी रानी की गोद में रख दौड़ी गई, और यानी
तेल ले आई, किरासन तेल ले आई और गेंदे की पत्तियों से पत्तियाँ ले आई और जहाँ डंक था वहाँ लगा दिया। और यही देहाती दवा थी। यानी बच्चा थर थर काँप रहा था और डंक ज़्यादा जहरीला था उससे, यानी डंक ज़्यादा जहरीला था उससे बुखार, यानी उसे बुखार हो आया। और जब तक बुखार रहा भोजी अपना और मेरा घर आंगन एक किए रही। और एक जून तो उनके घर में चूल्हा तक नहीं जल सका। और भैया हंसते हुए आए और मेरी रानी की ओर लक्ष्य कर कहा, यानी झगड़ा हो तो ऐसा, यानी मेरा खाना बंद हो गया, यानी झगड़ा हो तो ऐसा कि तुम लोगों के झगड़े में मेरा खाना ही बंद हो गया। यानी भैया का भोजन मेरे ही घर पर हुआ, तभी तो आज भोजी नहीं और मेरी रानी अपने को उनके दोनों बच्चों की यानी धर्म की माँ समझती है। और उन दोनों की शादियों में उसने क्या क्या ना किया। यानी भोजी थी तो कलह थी, उनकी स्मृति ने उस कलह को इसने में बदल दिया। और मैं जब उस संपादक दोस्त के निकट जाता हूँ, इच्छा होती है उसके चरण छू लूँ। उम्र में मुझसे बुजुर्ग भी हैं और जब भोजी की याद आती है दोनों हाथ मिलाकर मेरे सिर से जा लगते, यानी प्रणाम भोजी। तो आज आपका ये भाग 8 भोजी यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप कि ये आपको माटी की मूर्तें रेखा चित्र भाग 8 कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी दिसंबर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।